Dear students, once again welcome to my YouTube channel Chemistry Teaching Point। आप सबों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। सही है, चलिए इससे पहले मैं आपको एक वीडियो मैं सेंड कर दिया हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो कृपया अपना नंबर हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड कर देंगे नाम के साथ। मैं आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो 11th का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको जोड़ दूँगा। सही है, वैसे मैं वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सही है, चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो छात्र हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट। सब और वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को कृपया प्रेस कर देंगे ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तक बतलाया था, जिसमें कि मैंने आपको चर्चा किया था कि किसी भी पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? यहाँ तक का क्लास मेरा पिछला क्लास हो चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो मेरा है आपका मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में मापन। अगला टॉपिक है मेरा मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, मीन्स रसायन विज्ञान में। तो ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी भौतिक राशि को रसायन विज्ञान में किसी भी भौतिक राशि को मापने की दो पद्धति है। एक आपका मैट्रिक सिस्टम विच आर बेस्ड ऑन द डेसिमल, और सेकेंड वन इज द SI यूनिट, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। सही है, यानी कि रसायन विज्ञान में किसी भी भौतिक राशि को मापने की दो पद्धति में पहला पद्धति है आपका जो कि आपका है मैट्रिक सिस्टम, which is based on decimal system, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित है। लेकिन अब जो हम आपका चर्चा करेंगे वो करेंगे SI यूनिट का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सही है, अब जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम SI यूनिट जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे SI यूनिट का, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सही है, और वैसे भी आप जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का आप इकाई निकाल सकते हैं, यूनिट। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ यूनिट के बारे में हम बतलाएं जिसकी के बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इकाई जो होती है, इकाई दो प्रकार की इकाई, एक आपका मूल या आधारी इकाई बेसिक यूनिट जिसको आप फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और सेकेंड इज द डेराइव्ड यूनिट जिसको आप व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब हुआ कि इकाई मेरा दो प्रकार, इकाई जो है वह मेरा दो प्रकार का इकाई है। एक है आपका दैट वन इज द फंडामेंटल यूनिट जिसको हम कहते हैं मूल या आधारी इकाई, इसको
जिसको हम कहते हैं मूल या आधारी। सही, फंडामेंटल यूनिट जिसको हम मूल या आधारी कहें। और सेकेंड वन है वो है आपका डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट जिसको आप कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। तो आप क्या देख रहे हैं कि यूनिट्स जो है वो हमारा दो प्रकार का यूनिट्स, एक आपका यूनिट्स है फंडामेंटल यूनिट और एक यूनिट्स है आपका डेराइव्ड। क्लियर है? और आपको हम बतला दें कि फंडामेंटल यूनिट्स वैसी इकाई है जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता। यानी वैसी इकाई जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता है, वैसी इकाई को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। मीन्स द यूनिट्स which does not depend upon any other unit is known as fundamental unit। जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता है, वैसी इकाई को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। वह इकाई जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता। और डेराइव्ड यूनिट वैसी इकाई है जो आपका फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करता है, उस यूनिट को हम कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो आपका होते हैं 7। ये चीज आप ऑलरेडी फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट। कौन कौन? पहला मास, जानते हैं, लेंथ, चीज आप जान रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो ये आपका है फंडामेंटल यूनिट। नीचे आपको नहीं दिख रहा है, हम ऊपर लिखते हैं। ये जो आपका है फंडामेंटल यानी यूनिट्स आपका दो प्रकार का, कि वैसी इकाई जो आपका मूल इकाई कहलाता है, आधारी इकाई कहलाता है, जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता है, वैसी इकाई को हम मूल इकाई कहते हैं या आपका फंडामेंटल यूनिट। सही। और आधार ये व्युत्पन्न इकाई हुआ कि वैसी इकाई जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट पर आपका निर्भर करता है, वैसी इकाई को हम व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। क्लियर है? अब रही बात कि वो फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन सा इकाई है आपका। अब रही बात कि हम यहाँ बात कर रहे हैं पहली इकाई का, जो कि है आपका फंडामेंटल। जिसको आप मूल या आधारी इकाई कहते। तो अभी मैंने आपको क्या बतलाया, वैसी इकाई जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता है, उस इकाई को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। द यूनिट विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर यूनिट आर नॉन एज फंडामेंटल। सही। अब रही बात की फंडामेंटल यूनिट का कौन कौन सा, यहाँ आपका देखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। सही है। इधर आपका सिंबल है, इधर है SI यूनिट, फिर इधर है सिंबल ऑफ SI। ये आपका 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट का हम एक डाटा चार्ट दे रहे हैं। ठीक है, एक डाटा चार्ट हम दे रहे हैं और आप जानते हैं कि देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल, 7 आपका मूल इकाई। कौन कौन? पहला है आपका लेंथ,
इसको आप कहते हैं लंबाई, एल है, मीटर है। दूसरा है आपका मास, एम, किलोग्राम, केजी। तीसरा है आपका टाइम, सेकेंड। चौथा है आपका टेम्परेचर, डी, केल्विन, ए। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, आई, एम्पियर। छठा है आपका ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, IV, कैंडेला, CD। और लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो ये जो डाटा चार्ट दिए, ये आपको दिए फंडामेंटल यूनिट का डाटा चार्ट। देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट। 7 आपका फंडामेंटल यूनिट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला फिजिकल क्वांटिटीज मतलब हुआ भौतिक राशि। कौन कौन सा? लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर ताप, इलेक्ट्रिक करंट आपका विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स ज्योति तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मतलब हुआ पदार्थ की मात्रा। तो ये डाटा था फंडामेंटल। ये देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट व्हिच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर यूनिट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट, मूल इकाई या आधार इकाई का। क्लियर है? चलिए इसको आप राइट डाउन कर लें। तो ये था आपका फंडामेंटल यूनिट जिसके बारे में मैंने चर्चा की। सही है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी इकाई है मेरा डेराइव यूनिट। दूसरा इकाई है मेरा डेराइव यूनिट। अभी हम आपको फंडामेंटल यूनिट्स में बतलाए वैसी इकाई जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता है उसे हम फंडामेंटल यूनिट, मूल इकाई या आधार इकाई कहते हैं। लेकिन वह इकाई जो आपका फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करता है, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करता है, वैसी इकाई को हम डेराइव यूनिट कहते हैं। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि वेलोसिटी से, और वेलोसिटी का मतलब हुआ वेग, और वेग का कहते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का L हुआ बटे नीचे T हुआ, तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं क्या? LT है
तो आप निकाल लेते हैं LT माइनस, और इसी से हम इसकी इकाई भी ज्ञात कर लेते हैं। इकाई हम लिख लेते हैं मीटर सेकेंड पर या मीटर प्रति सेकंड। तो आप क्या देख रहे हैं, ये लेंथ और टाइम पर निर्भर करता है। वेलोसिटी है, इसका मतलब डेराइव्ड यूनिट है। सपोज मान लीजिए कि आपका एक्सीलरेशन जिसको आप कहते हैं त्वरण, वेग में परिवर्तन, त्वरण का क्या परिभाषा देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, मतलब वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का आप अभी डायमेंशनल फार्मूला निकाले LT माइनस 1 बटे T, तो आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया LT माइनस 2। इस आधार पर आप इसकी इकाई लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेराइव्ड यूनिट है क्योंकि आपका जो है फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करना है। सपोज मान लीजिए कि आप कहते हैं फोर्स बराबर आप लिखते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास मतलब m और ये है एक्सीलरेशन LT माइनस 2। आप कहते हैं कि इसका हुआ MLT माइनस 2, ठीक है। MLT माइनस 2 आपने कह दिया। सपोज मान लीजिए हम यहाँ जो है फोर्स का जो निकाले, 3 एग्जांपल दे रहे हैं आपको यहाँ आपका कि सपोज मान लीजिए हम कह रहे हैं कि फोर्स का अगर निकालना है तो फोर्स बराबर आप कहते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का मतलब हुआ m और एक्सीलरेशन LT माइनस 2, आप कहते हैं MLT माइनस 2, डायमेंशनल फार्मूला। और यदि हम इकाई निकालेंगे तो इकाई के लिए क्या करते हैं, m का मतलब kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को आप न्यूटन। तो आपने क्या देखा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि फंडामेंटल यूनिट वैसी इकाई है जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता। और यहाँ जो हम जिस इकाई का चर्चा कर रहे हैं, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, यह इकाई वैसी इकाई है जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है उस पर निर्भर करता है। इसीलिए इस इकाई को हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, मीन्स व्युत्पन्न इकाई। शायद क्लियर हो गया होगा आप सबों का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट के बारे में टोटल चीज क्लियर। चलिए अब अगला टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मेरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। सही है। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो मेरा है लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है, ये जो मेरा है यह है रासायनिक संयोग का रासायनिक संयोग का। सही है। अब आप गौर कीजिएगा कि विभिन्न तत्व आपस में भिन्न तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर है? मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड, यौगिक का निर्माण करता है। और इसी यौगिक के निर्माण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया, अलग अलग नियम दिए। तो वो कौन कौन सा नियम है
सबसे पहला नियम पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंतर्गत सबसे पहला नियम हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला नियम पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव। और यह नियम दिया था आपका लेवोजियर, एक वैज्ञानिक था। लेवोसियर आपका एक वैज्ञानिक था। और याद रखिएगा, इसी लेवोसियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो कभी भी आपको अगर कोई पूछ दे कि बतलाइए भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप बतलाइएगा लेवोसियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हम क्या बतला रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो आपका दिया था आपका कौन वैज्ञानिक, लेवोसियर ने दिया था। सही है। चलिए लेवोसियर ने क्या कहा जरा बतलाइए। आप पढ़े होंगे 10th में, याद होगा, ऊर्जा का अनस्वरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to other. Means क्या, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। सही है। तो कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ हम जो बतलाने जा रहे हैं वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम में, यदि सपोज मान लीजिए कि ए और बी रिएक्टेंट है और रिएक्शन के फलस्वरूप ये बना रहा है C+B, और वैसे भी आप जानते हैं कि अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। ये आपका सपोज मान लीजिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मतलब हुआ अभिकारक, अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और ये हुआ आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हुआ प्रतिफल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि यदि मान लीजिए कि रिएक्टेंट यदि 100 ग्राम है, भाग लिया है, तो आपका प्रोडक्ट भी आपका 100 ग्राम होना चाहिए। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान लुप्त या गायब नहीं होनी चाहिए। मीन्स सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के द्रव्यमान का योगफल वो प्रोडक्ट के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होनी चाहिए। मीन्स यहाँ आपका है कि सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू sum of the mass of product। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट का द्रव्यमान का योगफल वह प्रोडक्ट के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होनी चाहिए, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो दिया था आपका लेवोसियर ने, और लेवोसियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए तो थोड़ा सा राइट डाउन कर लें आप जरा।
चलिए, तो ये था पहला आपका जो कि आपको मैंने बतलाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए अब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। अब हम दूसरा नियम की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड लॉ की तरफ, जो है मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और यह नियम दिया था आपका वैज्ञानिक फ्रॉस्ट। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स ये है आपका स्थिर अनुपात का नियम, ये है आपका स्थिर अनुपात का नियम। और ये नियम दिया था आपका कौन वैज्ञानिक ने? यह नियम दिया था आपका वैज्ञानिक फ्रॉस्ट। ठीक है, यह आपका नियम दिया था वैज्ञानिक फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट ने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। वैज्ञानिक फ्रॉस्ट ने दिया था और वैज्ञानिक ने कहा कि सपोज मान लीजिए कि H2O कोई यौगिक है, जल, कोई यौगिक है आपका CH4 मीथ है, कोई यौगिक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कहा कि किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान का जो रेशियो है, अनुपात है, वह सदैव स्थिर होता है। मीन्स यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ आपका ये जल है, ये जल है, 3 आपका यौगिक लिए। तो यहाँ वैज्ञानिक ने ये कहा, फ्रॉस्ट ने ये कहा कि किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी विधि या किसी भी स्रोत द्वारा लाया जाए। तो कहने का मतलब यहाँ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का आपका देखिए एटॉमिक मास 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 2:16 का मतलब हुआ 1:8। यानी जल को हम किसी भी स्रोत द्वारा लाएं तो जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वह 1:8। यहाँ आपका मीथेन है, मीथेन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4, तो 12:4, इसका मतलब 3:1। यानी कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो हमेशा स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा, वह 3:1। अब रही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 12 और यहाँ है 2 × 16, 12:32, इसका मतलब 3:1। तो आप क्या देख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ए कंपाउंड द रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत या किसी विधि द्वारा तैयार किया गया। सही है। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते थे स्थिर अनुपात का नियम। तो राइट डाउन कर लीजिए। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको आपने कहा स्थिर अनुपात का नियम, जो आपको फ्रॉस्ट ने दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियम है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मीन्स गुणित अनुपात का नियम। अगला जो आपका है वो है आपका गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और जो नियम दिया था जॉन डाल्टन,
डाल्टन का नाम सुने होंगे आप। डाल्टन्स ने ही कहा था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे परमाणु कहते हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी विभाजित कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड these three particles are known as the basic particles of the atom. एटम्स का मूल कण कहलाया। सही है। तो अब जो हम तीसरा जो नियम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये नियम दिया था आपका जॉन डाल्टन से। जॉन डाल्टन, जिसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो अब जो हम अगला लॉ पढ़ रहे हैं वो आपका लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मीन्स गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। और ये नियम दिया था आपका जॉन। ये गुणित अनुपात का नियम जो आपका नियम दिया था जॉन डाल्टन्स ने। और जॉन डाल्टन्स ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जॉन डाल्टन्स ने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई तत्व है, सपोज मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और बनाया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, हाफ O2 मीन्स बना एक प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कहता है कि कार्बन आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बना दिया दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका क्या देख रहे हैं कि ये आपका कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो आपका एक उत्पाद बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर आपने कहा कि कार्बन अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से तो एक दूसरा प्रोडक्ट बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक आपका प्रोडक्ट का निर्माण करता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एक आपका बन रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहा कि एक तत्व का निश्चित भार का मतलब है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास आप देखिए तो 12 ग्राम। यहाँ अगर ऑक्सीजन का निकालें तो 1 गुना 2 16 दूनी 32, यानी कि आपका 16 ग्राम। यहाँ हम देखें तो कार्बन का 12 ग्राम, यहाँ देखें तो 2 गुना 16 बराबर 32। तो इसमें आपका क्या कहा गया कि एक तत्व जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो प्रोडक्ट का निर्माण करता है, अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है, तो एक तत्व का निश्चित भार, यानी 12 ग्राम इसका भी 12 ग्राम इसका भी, एक तत्व का निश्चित भार का मतलब 12 ग्राम कार्बन यहाँ भी 12 ग्राम यहाँ भी। तो एक तत्व का निश्चित भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार के साथ संयोग करता है, वह उसका अनुपात एक सरल रेशियो में होता है, सिंपल रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो यह आपका सिंपल रेशियो में होगा। सिंपल रेशियो में का मतलब हुआ कि अगर हम 16:32 है तो 16:32 को हम 1:2 लिख सकते हैं, यानी इसका अनुपात जो है एक सरल अनुपात है। तो ये नियम दिया था आपका जॉन डाल्टन्स ने। और जॉन डाल्टन्स के अनुसार जॉन डाल्टन्स ने ये कहा कि यदि दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उत्पाद बनाता है, तो एक तत्व का निश्चित भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार के साथ संयोग करता है, वह एक सरल अनुपात में होता है। सिंपल रेशियो का मतलब वह सरल अनुपात में होता है। सही है, इसको राइट डाउन कर लें आप।
चलिए, तो मैं विश्वास करता हूं कि अभी तक जो कुछ भी मैंने बतलाया आपको समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एवरीथिंग इज क्लियर, सारा चीज आपका क्लियर हो गया होगा। और जो छात्र हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों, अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर कीजिएगा। चलिए, थोड़ा बैटरी का आपका मोबाइल में थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए ज़्यादा देर हम आगे अब नहीं बढ़ सकते हैं। बिना रिचार्ज किए, बिना चार्ज किए हम अब आगे क्लास नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बार बार नोटिस आ रहा है लो बैटरी का। तो चलिए, आज तक यही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम इसके बाद चौथा लॉ से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।